हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो है सीटेट की जो हिंदी पेडागोजी है, इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और इसकी थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 क्लास के अंदर इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी पेडागोजी को हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। देखिए, हिंदी जो है हमारी भाषा है, वो राजभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा का भी दर्जा नहीं मिला है। तभी तो एक पेपर जो है वो हिंदी में अंग्रेजी में ज़्यादा उसको जो है सही माना जाता है, हिंदी में नहीं माना जाता क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है, ठीक है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं। कौन-कौन सी 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं? असमिया है, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो कई बार भी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएँ शामिल हैं? तो 22 भाषाएँ हैं। और पूछ भी लिया जाता है कि कौन-सी भाषाएँ, ऑप्शन में 4 भाषाएँ दी जाती हैं कि कौन-सी भाषा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। तो 3 ऑप्शन में तो इनमें से मिल जाएँगे और 1 ऑप्शन किसी और दे दिया जाएगा, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुसार इंग्लिश लैंग्वेज को एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा माना गया है। सहयोगी प्रशासनिक भाषा का मतलब होता है एक जैसे कि अधिकारी लेवल की भाषा, क्योंकि सारी जो पीडीएफ होती हैं, जो सारे जो नोटिफिकेशन निकलते हैं, वो ज़्यादातर जो अंग्रेजी भाषा में निकलते हैं। तो सहयोगी प्रशासनिक भाषा एक अधिकारी लेवल की भाषा किसको माना गया है? इंग्लिश लैंग्वेज को। वहीं एक व्यापारिक भाषा भी कौन-सी है? इंग्लिश लैंग्वेज ही एक व्यापारिक भाषा भी है, जबकि हिंदी हमारी एक राष्ट्रभाषा है। ठीक है? अगली बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएँ कौन-कौन सी हैं? तो शास्त्रीय भाषाएँ जो हैं वो 6 हैं। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ये 6 जो भाषाएँ हैं ये हमारी शास्त्रीय भाषाएँ हैं, ठीक है? जैसे कहें कि शास्त्रीय नृत्य भी तो होता है, जैसे कत्थक है, उसी तरीके से शास्त्रीय भाषाएँ होती हैं हमारी 6 हैं। आरटी ही मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। आरटीई बात करता है, आरटीई 2009 है, वो ये कहता है कि कक्षा 8 तक जो है, कम से कम कक्षा 8 तक जो है मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि जो बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा तो वो अनुशासित रहेगा और अपने आप को जो है एक गर्व महसूस करेगा, ठीक है? भाषा शिक्षा की अवधारणाएँ क्या-क्या हैं? कि भाषा को जब पढ़ेंगे तो उनकी कौन-कौन सी अवधारणा को ध्यान रखें जो पढ़ना चाहिए। तो पहली है चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना। मतलब कि चुनौती आएगी, हम एक भाषा सीखेंगे तो हमें चुनौती भी आएँगी और उन चुनौतियों को जो एक समय के भीतर जो उनके कॉन्सेप्ट के थ्रू समझना है, ठीक है? बोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश का मतलब होता है कि पहले उस चीज़ को समझो, फिर उसके बाद में उसमें सीखो। पहले समझेंगे तभी हम उसको सीख पाएँगे, ठीक है? सकारात्मक पुनर्बलन होना चाहिए, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन, क्योंकि जब तक हमारी खुद तत्पर नहीं होंगे सीखने के लिए, तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएँगे, जिस प्रकार से हम भाषा को सीखेंगे, ठीक है? तो हम भाषा को भी नहीं सीख पाएँगे जब तक हमारे लिए सकारात्मक पुनर्बलन नहीं होगा, ठीक है बच्चों? अब बढ़ते हैं, हम भाषा अधिगम एवं अर्जन की बात करते हैं। देखिए, भाषा अधिगम और अर्जन दोनों में क्या अंतर होता है? अधिगम का मतलब तो होता है सीखना और अर्जन का मतलब होता है एक स्वाभाविक प्रक्रिया, ठीक है? तो भाषा अर्जन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह एक प्रकार से मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा होती है। भाषा अर्जन मतलब कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा 0 वर्ष का था, तो तब से लेकर के जब तक वो विद्यालय नहीं जाता, जैसे कि 5 वर्ष तक तो स्कूल नहीं जाता, तो इस वर्ष में, इस जो बीच का समय है, इसमें बच्चा जो है भाषा सीखता है, उसको भाषा अर्जन की श्रेणी में रखा गया है। बच्चा जो है अपने घर से ही सीखेगा, अपने माता-पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, आस-पड़ोस के लोग हैं, उन सबसे जो है बच्चा सीखेगा, तो वो भाषा कैसी होगी? उसकी भाषा अर्जन की श्रेणी में, अर्थात उसकी मातृभाषा होगी या फिर उसे हम क्षेत्रीय भाषा कहेंगे, ठीक है? और यह एक प्राकृतिक भाषा होगी, सीखने के लिए कोई औपचारिक साधनों की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे किताब की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना आप स्वाभाविक रूप से जो बच्चा उस भाषा को सीख जाएगा, कोई व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? तो इस प्रकार के जो साधन की ज़रूरत नहीं होती, कोई औपचारिक साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप सीख जाते हैं, उसको हम भाषा अर्जन, ये जो है प्राकृतिक भाषा कहते हैं, ये स्वाभाविक भाषा अर्जन कहते हैं, ठीक है? अब भाषा अधिगम क्या होता है?
देखिए भाषा अधिगम जो होता है, इस भाषा अधिगम में जो है बच्चों को इसके विपरीत होती हैं। विपरीत का मतलब कि भाषा अधिगम जो होता है विद्यालय में जाता है तो 5 वर्ष से, जब 5वीं क्लास में जब बच्चे 5 वर्ष की उम्र हो जाती है तो पहली कक्षा में या फिर एलकेजी में जब भी बच्चा पहुँचता है, तब वहाँ पर जो सीखता है, तो वो भाषा अधिगम होता है। उसके बाद में जब वो तभी तो तुरंत भाषा नहीं सीखते, जैसे कै, खे, तो वो सीखते हैं। तो धीरे-धीरे वहाँ से भाषा का अधिगम होता है, तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक तो औपचारिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो औपचारिक साधनों की आवश्यकता क्या-क्या पड़ेगी? जैसे बुक्स है, टीचर है, व्याकरण भी चाहिए भाषा की, एक वातावरण भी चाहिए उसको, ठीक है? तो वो सब क्या है भाषा अधिगम में अंतर्गत आती है, ठीक है? क्योंकि उसको जो है साधनों की आवश्यकता पड़ी, तो उसको हम जो विद्यालय भाषा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? आगे बात करते हैं हम भाषा अर्जन से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो होती है सहज और स्वाभाविक होती है। जब बच्चा धीरे-धीरे अपने आप भाषा सीख जाता है, तो उसको क्या कहते हैं सरल होती है और अपने आप ही सीख जाता है तो उसको कोई कठिनाई भी महसूस नहीं होती। इसमें व्याकरण की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, तो व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है और समाज से और परिवार से जो कुछ भी सीखेगा, चाहे वो गलत भाषा हो, चाहे अच्छी भाषा हो, वो सिर्फ परिवार और समाज का महत्व होता है। क्योंकि समाज में और परिवार में जैसी भाषा का उपयोग होगा, बच्चा उसी भाषा को सीखेगा स्वाभाविक रूप से, ठीक है? अब बात करते हैं भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती है, ये तो आप भी जानते हैं और अधिगम की प्रक्रिया जो है जीवन भर चलती है, जब तक कि हमारी मृत्यु नहीं होती, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बुक्स हैं, टीचर है और विद्यालय के थ्रू जो हम सीखते हैं, तो व्याकरण की भी ज़रूरत होती है। इस अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है और इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं, जबकि हम भाषा अर्जन को जो है मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं हम भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य कि जब हमने भाषा अर्जन से संबंधित तथ्य पढ़े थे, जैसे कि उनमें बुक्स की ज़रूरत औपचारिक साधनों की आवश्यकता नहीं होती, व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरीके से जब हम भाषा का अधिगम करेंगे तो कौन-कौन से तथ्यों की हमें ज़रूरत होगी? इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। सबसे पहले तो भाषा के नियम सीखेंगे तभी हम उस भाषा को जो है सीख पाएँगे। जैसे कि फॉर आप अभी हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपकी मातृभाषा इंग्लिश है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी व्याकरण को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप हिंदी भाषा को सीख पाएँगे। लेकिन वहीं पर अगर आप उसको व्यवहार में प्रतिदिन लाते रहें, तो बिना व्याकरण के भी आप उसको सीख सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो भाषा अधिगम नहीं होगा, वो फिर भाषा अर्जन होगा, ठीक है? भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। औपचारिक शिक्षा के द्वारा मतलब कि जो है उसको बुक्स की ज़रूरत होगी, टीचर की ज़रूरत होगी, उस तरीके का वातावरण की ज़रूरत होगी, उसको व्याकरण की ज़रूरत होगी, तब वो भाषा अधिगम कर पाएगा। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है, परिवार में या समाज में प्रारंभ नहीं होता। अगर हम स्वाभाविक तरीके से कोई भी भाषा को कभी भी चाहे किसी भी उम्र में सीखेंगे, तो फिर वो भाषा अर्जन होगी, वो भाषा अधिगम नहीं होगा। भाषा अधिगम करना है, तो फिर हमें जो है नियमों की ज़रूरत पड़ेगी और जो है औपचारिक साधनों की भी ज़रूरत होगी, ठीक है? भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, वहीं भाषा जो है अर्जन में बच्चों को प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पुस्तकें, शिक्षण पत्तियाँ आदि की भूमिका रहती है, क्योंकि शिक्षक को शिक्षण पत्तियों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कौन सी शिक्षण पत्ति से शीघ्र रूप से सीख पाएगा। जैसे कि मैं अभी व्याख्यान पत्ति का प्रयोग कर रहा हूँ, वहीं अगर मैं आपके सामने कोई 3D तरीके से 3D ऑब्जेक्ट बना के लेके आऊँ, तो आपके सामने एक जो है व्याख्यान पत्ती ना होकर एक जो है प्रदर्शन पत्ती से आपको जो है सीखने में और ज़्यादा भूमिका मिलती है। ठीक है? तो शिक्षण पत्तियों की भी भूमिका होती है। तो यहाँ हमने पढ़ लिया भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब हम बात करते हैं अधिगम के प्रकार कि जब हम भाषा का अधिगम कर रहे हैं तो अधिगम के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला आता है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम और तीसरा आता है विचारात्मक अधिगम। तो बात करते हैं क्रियात्मक अधिगम की। देखिए क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रिया के स्वरूप तथा क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो क्रिया होनी चाहिए। तो जब क्रिया होगी तो क्रिया के माध्यम से ही आप सीखेंगे। अभी आपसे मैंने कहा जैसे कि आपको दौड़कर वहाँ जाना है, तो आपने क्या की क्रिया और क्रिया के थ्रू आपने सीखा कि हमें चलना के थ्रू हम जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो क्रियात्मक अधिगम में जो गति पर ध्यान दिया जाता है कि आपकी गति कैसी है, आप कितना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, क्रियाओं की, हाथ-पैरों की गतियों पर, सारी चीज़ें की जो शारीरिक गतिविधि हैं, उन पर ध्यान दिया जाता है और अधिगम होता है। ठीक है?
दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या फिर सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। मतलब कि आपके सामने संकेत रख दिए, जैसे कि अभी एक संकेत रख दूं मैं कि ये एक संकेत होता है जो कि रोड पर होता है, सड़क पर हमें मिलता है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का, पैदल क्रॉसिंग का होता है। ठीक है? जैसे कि ब्लैक सड़क और जो डामर की सड़क होती है, इस पे व्हाइट-व्हाइट इस तरीके के निशान होते हैं। तो ये संकेत देख कर के हम समझ जाते हैं कि यहाँ से जो व्यक्ति है, वो पैदल क्रॉस कर सकता है। ठीक है? वहीं अगर आप ब्रेकर पर देखो, जैसे कि ये अभी एक ब्रेकर बना हुआ है, ठीक है? तो इस ब्रेकर पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की जो सफ़ेद-सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती हैं ऐसे। ठीक है? 2, 3, 4 पट चौड़ी-चौड़ी पट्टियाँ। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर आपको दूर से दिख जाए, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर कोई ब्रेकर है। ठीक है? लेकिन बहुत सारी इस तरीके की होती हैं, तो इसका मतलब होता है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होती है। ठीक है? वहीं अगर हम जैसे कि देखें कि सड़क पर जो है रेड सिग्नल हो जाता है, ठीक है? तो उस रेड सिग्नल से क्या होता है कि हम जान जाते हैं कि अभी क्या है, हमें रुकना है। ठीक है? वहीं अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो वो क्या है, चलना है। तो संकेतों के माध्यम से सीख जाते हैं, चित्रों के माध्यम से। आपके सामने एक चित्र रख दें, मान लीजिए कि एक बंदर है, वो कुछ बाल्टी को उठा कर के ले जा रहा है। तो आप सोच लेंगे कि ये क्या है, एक मानव की द्वारा जो गतिविधि है, उनको एक जानवर भी दोहरा रहा है। तो चित्रों है, संकेत है, शब्द, अंकों आदि के माध्यम से जब सीखता है, तो उसको शाब्दिक या फिर वाचिक अधिगम कहते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं विचारात्मक अधिगम की। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। जो भी हमारे दैनिक जीवन में गतिविधि होती है, समाज में जो गतिविधियाँ होती हैं, उनको या तो देखेंगे या फिर हम सुनेंगे और उनको फिर करेंगे, फिर व्यवहार में लेकर के आएँगे, तो वो क्या होगा, विचारात्मक अधिगम होगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा अधिगम एवं अर्जन के सिद्धांत संदर्भ में विद्वानों ने क्या-क्या विचार दिए हैं। देखिए, सबसे पहले वाइगोत्स्की है और वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया था सीडीपी में, तो ये जो है हिंदी पेडागोजी में भी इन्होंने यही कहा है कि बच्चों की भाषा जो है समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। किसके साथ परिणाम होती है? समाज के साथ संपर्क का। क्योंकि उन्होंने जो सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो परिभाषा याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, तो उन्होंने यही कहा है कि बच्चा जो है समाज में रहकर ही जो है समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ठीक है? पियाजे क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक ज्ञान विकास का सिद्धांत दिया, तो भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ, मतलब कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है? नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। इन्होंने एक बताई थी एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया था, जो भाषा को अपने आप स्वाभाविक रूप से अर्जित करता है। ठीक है? तो उसी की बात इन्होंने कही है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है कि भाषा की जो व्यवस्था है कैसी है। ठीक है? तो यहाँ पर 3 अलग-अलग मनोवैज्ञानिक हैं, अलग-अलग विद्वान हैं, इन्होंने ये परिभाषाएँ दी हैं। वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चों की भाषा समाज के साथ समाज के संपर्क का ही परिणाम है। पियाजे ने क्या है कि बच्चों की भाषा जो है अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया को माध्यम से विकसित होती है। जबकि चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चों में जन्मजात होती है और भाषा की व्यवस्था को पहचानने के साथ विकसित होता है। तो कोई ज़्यादा कठिन भी परिभाषा नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएँगी। जिसने जो नियम दिया है उसी से वो याद हो जाएँगी। ठीक है? अब हम अगली क्लास में जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके बाद में जो है हम उसकी जो हिंदी पेडागोजी बची है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।